हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ स्टडी करने वाली हूँ फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज़। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वीडियो में हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, वेरी फर्स्ट तो हम फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पैन, इनकी कॉन्टेम्प्रेरीज और बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड उसे समझने वाले हैं। आफ्टर दैट सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो ऐसे को समझने का होगा, यानी ऐसे को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है आपको। देखिए, ये जो ऐसे है ये एम्फ्रिसिज्म पर बेस्ड है, एम्फ्रिसिज्म। और खाली यही ऐसे नहीं बल्कि फ्रांसिस बेकन के मोस्टली ऐसेज इसी पर बेस्ड हैं। तो इस वर्ड को अगर हम समझ लेंगे ना तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो हम बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। एम्फ्रिसिज्म एक्चुअली इसकी जो हिंदी है वो है अनुभववाद। और ये है क्या? ये फिलोसफिकल बिलीफ है कि सारी की सारी जो लर्निंग है वो आती है एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, एम्फ्रिसिज्म जो है ना वो मानने वाले लोग ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस से आपने जो लर्निंग ली है, एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है, ऑब्जर्वेशन से आपने जो सीखा है, वो ही सच्ची सीख है, वही सच्ची नॉलेज है। ये है एम्फ्रिसिज्म। समझ गए? फ्रांसिस बेकन के मोस्टली एसेज हैं, ऑफ स्टडीज भी इसी पर बेस्ड है। तो आप ऑफ स्टडीज को स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि स्टडीज से रिलेटेड जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं वो फ्रांसिस बेकन के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से रिलेट करता है। ओके, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले तो राइटर टेकअप करते हैं, यानी राइटर को समझते हैं। राइटर की बात कर रहे हैं तो पहले लाइफ स्पैन देखेंगे। इनका लाइफ स्पैन है इनका 1561 से 1626। विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी है। और विलियम शेक्सपियर की बात आ गई तो चलिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि शेक्सपियर जो है ना, इनका लाइफ स्पैन आप रट लो, 1564 से 1616। बहुत आसान है इनका लाइफ स्पैन, बहुत आसान है। मैंने रट रखा है इसलिए मुझे लग रहा है, देखो सीधी सी बात है, आप भी रट लो 1564 से 1616। ये याद कर लिया, फ्रांसिस बेकन का याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, इनसे कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले ही तो इनका जन्म हुआ है, 1561 में। कुछ साल पहले जन्म हुआ है ना, 1561 1564, वही 60 वाली सीरीज है। 1626 में इनकी डेथ हुई है, 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई है। कोरिलेट करके स्टडी करने से मुझे तो बड़े मजे आते हैं और मुझे अच्छे से याद रहता है, रिटेन रहता है माइंड में। आप इस तरह से करके देखना, आपको समझ में आएगा और मुझे कमेंट करके बताना तरीका कैसा लगा आपको। तो देखिए, ये तो है इनका लाइफ स्पैन। अब हम एज की बात कर लेते हैं। लिटरेचर बहुत सारे एजेस में डिवाइडेड है। ये है एलिजाबेथन एज के, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन और भी बहुत सारे राइटर हैं। एलिजाबेथ से ये वैसे भी रिलेट थे, कैसे कि इनके जो फादर थे ना वो लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील की पोजीशन पर काम करते थे एलिजाबेथ के यहाँ पे। तो इन्होंने हमारे फ्रांसिस बेकन को लिटिल लॉर्ड कीपर निकनेम दिया था। ये है निकनेम किसका? हमारे राइटर का, फ्रांसिस बेकन का। और ये निकनेम उनको दिया था जब वो 11 साल की उम्र के थे। क्यों दिया था? क्योंकि इनके जो फादर, मैंने जो आपको बताया लिटिल लॉर्ड कीपर है ना, इनके जो फादर हैं वो थे पोजीशन पे लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। लॉर्ड कीपर तो ये है ही, ऑफ द ग्रेट सील, ग्रेट सील। अब ये क्या चीज है? ये ऑफिसर रैंक की पोजीशन होती थी पहले, उस टाइम पे एलिजाबेथ टाइम पे, एलिजाबेथ थी तब, तो ये ऑफिसर रैंक की पोजीशन थी। कोर्ट के अंदर ये थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। और लॉर्ड कीपर उनके पोजीशन यानी उनकी डेजिग्नेशन में से उठाया। लिटिल ये थे ही 11 साल के, तो ये उनको निकनेम दे दिया। क्लियर हो गया? निकनेम दिया इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए। बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थी एलिजाबेथ इनकी इंटेलिजेंस से। 11 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। तो एलिजाबेथ ने इनको निकनेम दिया। लर्न हो गया आपको? उसके बाद देखिए कॉन्टेम्परेरीज, विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर ही चुके हैं लाइफ स्पैन बताते वक्त। एडमंड स्पेंसर भी इनके कॉन्टेम्परेरी रहे, क्रिस्टोफर मार्लो भी लगभग उसी टाइम के हैं, बेन जॉनसन भी। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है। अब एक चीज और है, यहाँ भी आपको कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी मैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ध्यान देना, इंग्लिश एसेज। लेकिन फादर ऑफ एसेज की अगर बात की जाए तो वो ये नहीं है, वो है मॉन्टेन। ठीक है, इंग्लिश एसेज में फ्रांसिस बेकन है और फादर ऑफ एसेज की बात की जाए तो ये एक फ्रेंच राइटर है, मॉन्टेन, माइकल डी मॉन्टेन, फ्रेंच राइटर। याद रखना, फादर ऑफ एसेज की अगर बात की जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में ये भी है, फ्रांसिस बेकन भी है और आपसे पूछ लिया फादर ऑफ एसेज, तो कहीं आप फ्रांसिस बेकन मत कर आना। अगर फादर ऑफ एसेज पूछा है तो हाँ, अगर इंग्लिश एसेज पूछा है तो फ्रांसिस बेकन करना है आपको।
क्लियर। अब दो चीज़ें हैं जो फ्रांसिस बेकन का अगर जिक्र किया जाए तो सुनने में पढ़ने में बहुत बार आती है, इन्हें तो आपको समझना ही पड़ेगा। एम्पिरिसिज्म आपने समझ ही लिया, अनुभववाद है जिसको आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। अनुभववाद मतलब जो लर्निंग है वो बेस्ड है एक्सपीरियंस पर, ऑब्जर्वेशन पर। और एफोरिज्म क्या है, तो एफोरिज्म को और समझ लीजिए आप। एफोरिज्म क्या चीज़ है, देखिए एफोरिज्म का मतलब होता है कि एक शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस कर देना जनरल ट्रुथ को, दैट इज कॉल्ड एफोरिज्म। ओके, इट मीन्स ए शॉर्ट फ्रेज, छोटी छोटी फ्रेजेस नहीं होती जो एक्सप्रेस कर देती हो बहुत ही क्लेवर तरीके से कुछ जो सच होता है उसको। ये इनके एसेज में आपको देखने को मिलेगा, ये अपन पढ़ेंगे अभी जो ऑफ स्टडीज करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी लेटिन फ्रेज यूज की है इन्होंने। तो चलिए चले देखिए, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, यहाँ ये टेक्स्ट की लाइन होंगी, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, ये टेक्स्ट की लाइन होंगी। नीचे आपके लिए एक्सप्लेनेशन तैयार किया हुआ है, साथ के साथ आपके सामने वर्ड्स जो हैं जो हार्ड आपको लगें तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखो शुरू कर रहे हैं हम। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडी जो है ना उसकी कुछ मेन पर्पज़ हैं। स्टडी जो है वो डिलाइट देती है, ऑर्नामेंट जो है वो हमें देती है, या आप कहिए कि ऑर्नामेंट के रूप में हमारे लिए काम करती है, और हमें एबिलिटी देती है। स्टडी अध्ययन जो होता है वो कैसे कैसे देता है, देखो नेक्स्ट लाइन में देखिए, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। डिलाइट यानी प्लेजर, आनंद। जब आप अकेले हैं, तन्हा हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप रिटायरिंग पोजीशन के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी काम से आप फ्री हो चुके हैं, तो आपका टाइम पास नहीं हो रहा, आप कोई अपने इंटरेस्ट की बुक लीजिए, पढ़िए, आपको डिलाइट मिलेगा, मिलेगा ना। तो वो किससे मिला, स्टडी से मिला। सेकंड है आपका, ये ऑर्नामेंट के रूप में काम करता है जब आप डिस्कोर्स करें, यानी किसी से बातचीत करें। तो जब आप बातचीत करते हैं ना तो पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कितनी नॉलेज है, और नॉलेज कहाँ से, स्टडी से ही तो आती है। तो ऑर्नामेंट का काम किया। आपने कहावत भी सुनी होगी ना, किसी इंसान को अगर बहुत अच्छे से जानना है तो उसे बोलने दीजिए, क्योंकि अगर वो बोलेगा तभी तो पता चलेगा कि वो क्या है। तो डिस्कोर्स करते समय यानी बातचीत करते समय स्टडी जो है वो ऑर्नामेंट का काम करती है। आप कितने सुंदर हैं स्वभाव से, मन से, बुद्धि से, ये स्टडी बताएगी जब आप डिस्कोर्स कर रहे होंगे। एंड फॉर एबिलिटी, आपको सक्षम बनाती है स्टडी जजमेंट करने के लिए, कोई जजमेंट लेना है आपको। डिस्पोजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर अगर आपको कोई जजमेंट लेना है तो स्टडी आपकी हेल्प करती है। आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं ग्राफ से। देखिए मेन पर्पज है स्टडी के तीन, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। डिलाइट व्हेन यू आर लॉनली, ऑर्नामेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, और एबिलिटी व्हेन यू टेकिंग जजमेंट, ओके, और टेकिंग डिसीजन। अब पर्सनल एंजॉयमेंट, सोशल इंटरेक्शन और प्रोफेशनल स्किल के टाइम पे ये एबिलिटी, ऑर्नामेंट और डिलाइट काम करती हैं। मेन पर्पज हैं ये स्टडी के। क्लियर हो गया आपका। जब आप अकेले हैं तो आपको एंजॉयमेंट देती है स्टडी, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो एज ए ऑर्नामेंट काम कर रही है, और आपको प्रोफेशनली स्किल बनाती है, स्किलफुल बनाती है स्टडी। ये पर्पज है मेन स्टडी के। आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा ना ये जो ऐसे है एम्पिरिसिज्म पर बेस्ड है, यानी कि मेन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो ये बातें जो है ये सच हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है वो लाइन क्या है कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, यानी एक्सपर्ट स्पेसिफिक टास्क को ही हैंडल करते हैं। स्पेसिफिक कोई टास्क होता है ना उसको तो बहुत परफेक्ट तरीके से हैंडल कर लेते हैं, बट लेकिन द जनरल काउंसिल, अगर जनरल काउंसिल्स की बात की जाए, यानी जनरल अगर बातचीत की जाए, अगर जनरल जो मुद्दे होते हैं, सामान्य जो मुद्दे होते हैं, अगर उनकी बात की जाए ना, तो हर तरह के मुद्दे, या आप ये कहिए मार्शलिंग का मतलब ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल और थिंक। अगर बहुत बड़े समूह में लोगों को इकट्ठा करना हो, बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो एडजस्टमेंट करनी हो, अरेंजमेंट करनी हो, इस तरीके के अगर कुछ काम हो तो कौन बेस्ट कर सकता है, वो कर सकता है जो लर्नेड है, यानी जिसने तरह तरह की स्टडी करी हो, वेरियस टाइप ऑफ स्टडीज़ की हो, वो हर तरह के काम को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता है। स्टडीज़ की बात हो रही है, अब एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्टीज़ ही दिखाएगा अपनी। किसी एक्सपर्ट को आप उसके प्रोफेशन से रिलेटेड काम दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन अगर उसको आप उसके प्रोफेशन से अलग कोई काम दे दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से करे। आप इसको ना इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेफ़ है, कुक है कोई, हाँ उसे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो ऑलराउंडर है, जिसने हर तरह की नॉलेज ली है, वो हर तरह के काम मैनेज कर सकता है।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमें वार्न करती है, ये जो लाइन है ये हमें वार्न कर रही है कि स्टडीज़ जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए, यानी मिस यूज़ ऑफ स्टडीज़ यहाँ बताएंगे। देखिए स्लॉथ का मतलब होता है आलस, कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम स्पेंड करते हैं स्टडी के अंदर तो वो क्या चीज़ ले आती है, आलस ले आती है। मतलब हमें आलस आने लगता है, ज़्यादा टाइम स्टडी करते रहने से आलस आ जाता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और ज़्यादा अगर विजडम वाली बातें करने लगते हैं हम, बहुत ज़्यादा, जैसे किताबों के अंदर वही लिखी हुई बातें बार बार बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इंसान दिखावा कर रहा है ना, यानी प्रिटेंड कर रहा है, आर्टिफिशियलिटी सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये इंसान तो वो है ही नहीं जो एक्चुअल होना चाहिए, मतलब रटी रटाई बातें बोल रहा है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, और अगर ज़्यादा नियमों की बात करने लगता है तो भी इंसान मजाक का पात्र बन जाता है, यानी बात बात पे किसी न किसी चीज़ के रूल जो लगाने लग जाए। जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की कन्वर्सेशन करते समय अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी हो जाती हैं तो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं बहुत बार। आपका जो कहने का जो मतलब है ना वो निकल के आना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, कन्वर्सेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है ना। लेकिन ग्रामेटिकली आप करेक्ट हैं, ठीक है, सेंटेंस आप बना ही, मतलब भावनाएं जो है आपकी, बात जो है वो आप कह ही नहीं पा रहे हैं, सिंटेक्स आपका जो है, सिंटेक्स जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपका करेक्ट है, हाँ, तो उसके अंदर आप एक तरह से मजाक का पात्र ही बनेंगे कि बात तो अपनी कह ही नहीं पा रहा है, चाहे इसको कितना भी रूल जो है वो पता हो, रूल रेगुलेशन जो है वो कितने भी मालूम हो। तो ऐसा विद्वान जो है ना वो भी मजाक का पात्र बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, बैलेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ में, लर्निंग के अंदर, है ना, और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अंदर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो नेचुरल एबिलिटी है, जो हमारी नेचुरल एबिलिटी है वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बीच में और स्टडी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या बताने वाले हैं। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, कि परफेक्ट तो नेचर हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी आपको जो अनुभव है वो हो, साथ में उसको जो परफेक्ट कर देगा वो कौन करेगा, देखना। नेचुरल एबिलिटी को परफेक्ट बनाने के लिए ना स्टडी काम करती है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, कि जैसे नेचुरल प्लांट्स नहीं होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं ये ना, इनकी अगर आप काट छांट नहीं करेंगे ना तो ये बहुत रफ तरीके से उग जाएंगे, इधर से बढ़ गया उधर से बढ़ गया, इसमें खरपतवार उग गई, इनकी काट छांट बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये सुंदर लगते हैं। अब देखिए आपको वेल अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, लेकिन अगर इनकी काट छांट ना की जाए ना तो ये बहुत गंदे लगेंगे, बुशेस से लगने लग जाते हैं, झाड़ियाँ जैसे उग गई हों ऐसे लगने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी स्टडी है वो प्लस जो हमारा अनुभव है, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो दोनों के अंदर अगर बैलेंस होता है ना तो परफेक्शन आ जाता है। हमारी नेचुरल एबिलिटी को परफेक्ट बनाने का काम स्टडी करती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दैट नीड प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग का मतलब होता है रीप करना, हाँ, यानी काट छांट कर देना बाय स्टडी के द्वारा काट छांट करके, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। क्लियर है आपका? देखिए ये जो लाइन है ना ये जोर दे रही है बैलेंस पर, किन चीज़ के बीच में, स्टडी के और एक्सपीरियंस के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। कि स्टडी जो है कैन परफेक्ट नेचुरल एबिलिटीज़, दे आर देमसेल्व्स परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। तो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे प्लांट का इन्होंने यूज़ किया है एज ए मेटाफर। नेचुरल जो प्लांट होते हैं ना उसका यूज़ किया कि प्लांट की अगर आप काट छांट नहीं करेंगे, देखो आपको एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि आपने बहुत सारे अनुभव ले लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए आपको किसी भी चीज़ के, किसी भी काम को करने के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने का जैसे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया, लेकिन आपने स्टडी नहीं किया है, पढ़ाई नहीं की है उसकी, तो आप परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकते हो। परफेक्शन पर आप कब पहुंचोगे, जब आप पढ़ाई भी करोगे, साथ के साथ आप उससे रिलेटेड अगर स्टडी करोगे ना तो फिर आप उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ऐसे भी बोल देते हैं इन लाइंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में भी कई बार फ्रेम कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम। देखिए इसको मैं कंप्लीट कराऊँ आपको, इसको मैं पढ़ाऊँ आपको, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं या फिर यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है ना,
यानी बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना ऐसे टाइप, उस क्वेश्चन के अंदर आप कोटेशंस डाल के आया कीजिए, यानी टेक्स्ट की जो लाइंस होती हैं, टेक्स्ट की जो लाइंस है ना उनको थोड़ा याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। और अगर आप वो आंसर में लिख कर आएंगे एज इट इज़, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ आपको, मैंने मेरे पीजी के दौरान इस तरह का काम किया था कि जो टेक्स्ट है उनकी लाइंस मैंने क्रैम की, बहुत अच्छे से याद कर ली, और जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में तो मैंने उस आंसर के अंदर उनको अप्लाई किया। मानिए एक एक आंसर के अंदर मैंने लगभग 7 या 8 कोटेशंस डाली, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पोजीशन ली थी। पीजी के दौरान बहुत अच्छी पोजीशन थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड बता रही हूँ ये चीज़। अगर आप टेक्स्ट लाइंस डालेंगे, लर्न कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, आपका जो आंसर है उस आंसर से रिलेट करती हुई अगर लाइंस हैं तो आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा। तो याद करने लायक लाइन है, मेरा कहने का मतलब ये। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर दैम एंड वाइज मैन यूज दैम। अब देखो स्टडी से रिलेटेड ना लोगों की जो एटीट्यूड है वो बताए गए हैं यहाँ पे। जो क्राफ्टी मैन होते हैं यानी जो कनिंग लोग होते हैं, क्लेवर लोग होते हैं, वो लोग तो स्टडी को कंडम करते हैं। कंडम करने का मतलब तो भर्त्सना कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना। धूर्त लोग कहते हैं पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो अपना काम किसी भी कुटिल तरीके से निकाल ही लेते हैं, पढ़ाई की निंदा ही करते रहते हैं वो तो। लेकिन सिंपल मैन होगा ना आपके हमारे जैसा, वो एडमायर करेगा, प्रशंसा करेगा, क्योंकि स्टडी उसकी हेल्प करती है तो वो एडमायर करेगा। लेकिन बुद्धिमान अगर कोई होगा तो वो पढ़ाई को यूज़ भी करेगा, खाली तारीफ ही नहीं करेगा बल्कि यूज़ भी करेगा, वाइज मैन। अब जैसे आपने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, ठीक है, आप खाली बैठे हैं घर पे, तो आप वाइज मैन नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं पढ़ाई को। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आप वाइज मैन हैं क्योंकि आपने अपनी स्टडी को यूज़ किया है। क्लियर? समझ में आया कि यानी बुद्धिमान इंसान वही है जो स्टडी को यूज़ करता है, यूज़ करेगा, अब उसकी हेल्प से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लाइफ को इजी बनाएगा, तो वो है वाइज मैन। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज अ विजडम विदाउट दैम एंड अबाउ दैम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन। अब ये चीज़ क्या कहती है, देखो ये कह रही है कि ये लाइन सजेस्ट करती है कि लोगों का जो एटीट्यूड है स्टडी के लिए वो कैसे उनके करेक्टर को एकदम रिवील करके रख देता है, सामने लाकर रख देता है। देखो कि क्राफ्टी मैन हमेशा, जो चालाक लोग, धूर्त लोग होते हैं, वो निंदा करते हैं पढ़ाई की, सिंपल मैन जो है वो एडमायर करते हैं, और वाइज मैन जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रू वैल्यू है ना स्टडी की, ये सेल्फ एविडेंट नहीं होती बल्कि लोग अपने अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर दैम, वाइज मैन यूज दैम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। अब यहाँ पे ना बेकन कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बहस मत करो। आप इसलिए पढ़ाई मत करो कि आपको आर्ग्यूमेंट करना है, कन्फ्यूट करना है, हाँ, यानी डिसअप्रूव करने के लिए मत पढ़ो। किसी चीज़ को पढ़ लिया आपने और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने लग गए, ये चीज़ गलत है। नोट टू बिलीव, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपने पढ़ लिया और पढ़कर विश्वास कर लिया। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नोट टू फाइंड टाक एंड डिस्कोर्स, कि आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको कोई वाद विवाद करना है, आप इसलिए मत पढ़ो कि पढ़ते ही आपने विश्वास कर लिया, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। नोट टू फाइंड टाक एंड डिस्कोर्स, और इसलिए भी नहीं कि सिर्फ आपको मटेरियल मिल गया कन्वर्सेशन करने का, आपने किसी किताब के अंदर कोई बात पढ़ ली और आप उस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने लगे, इसलिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करो, उसका मतलब समझो, उसको वजन दो, उसका भाव समझो और फिर उसे कंसिडर करो, यानी उस पर विचार करो। ऐसा नहीं है आपके सामने किसी ने लाइन लिख दी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सपोज आपको ये बोल दिया गया कि सिंपल सी बात है, आपसे कह दिया कि सूरज जो है वो पूर्व में उदय होता है, आपको किसी ने कह दिया और आपने इस बात को मान लिया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो कही हुई बात पर विश्वास हो गया। लेकिन अगर आपने निकले बाहर घर से और आपने पूर्व दिशा का अगर ज्ञान किया, आपको पता लगा कि डायरेक्शन पूर्व कौन सी है, उधर आपने सुबह सुबह देखा कि वाकई में ही सूरज उधर से ही राइज हो रहा है, तो ये चीज़ हो गई, आपकी नॉलेज को आपने क्या किया है, वजन दिया है, आपने उसको कंसीडर किया है, ठीक है। तो किसी से बहस मत करो, नहीं नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, हमारे घर के तो पीछे से उगता है सूरज, हाँ, तो ये कन्फ्यूज़न जो है ना, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी है, उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, इसको बातों का मुद्दा नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है, वजन देना है, उसको कंसिडर करना है, विचार करना है। कोई अगर आपसे कोई बात कहता है या आपने कोई किताब में पढ़ ली, तो उसके ऊपर क्या करो, आप विचार करो,
आगे देखिए, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। एक एक लाइन जो है ना इस ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ किताबें जो हैं वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, जैसे एक फूड होता है ना, एक खाना है, कोई भोजन है, उसका यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, या कह दीजिए उसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। यानी कई बार क्या होता है, जैसे खाना बना रहे होते हैं तो अपन टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमने ये मसाला डाला नहीं डाला। यूजुअली तो नमक टेस्ट करने के लिए हम कई बार करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि डाला कि नहीं डाला। इसी तरीके से किताबों का भी बताया गया कि तरह तरह की किताबें होती हैं, बहुत तरह की किताबें होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कुछ किताबें तो सिर्फ सरसरी तौर पे पढ़ी जाती हैं, यानी एक हल्की सी अटेंशन, बहुत हल्की सी अटेंशन, या कहोगे अटेंशन भी नहीं दी, सरसरी तौर पे पढ़ ली। तो ऐसी किताबें तो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सिर्फ समझ लीजिए हमने टेस्ट के लिए पढ़ी है भाई, यूँ सरसरी तौर पे। जैसे हम लोग छोटे थे तो ये आती थी, जैसे कॉमिक्स वगैरह आती थी छोटी छोटी, है ना, तो उसमें क्या होता था, चुटकुले उटकुले होते थे, कहानियाँ होती थी, तो वो ऐसे सरसरी तौर पे जल्दी 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 पढ़ लेते थे टाइम पास करने के लिए। तो ऐसी बुक्स को क्या कह सकते हैं आप, बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अदर्स टू बी स्वेलोड। स्वेलोड का मतलब होता है निगलना, हाँ, उसको निगल जाना। यानी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं हम, जितना हमें ज़रूरी होता है उतना पढ़ते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको चबा चबा के डाइजेस्ट करना होता है, यानी बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, बहुत गहन अध्ययन पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, देखो अपने जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें जितना अपन पढ़ते आए हैं, तो हिंदी जो होती है ना बहुत सारे बच्चों को बहुत इजी लगती है, उसको ना सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं एज ए टेस्ट। एग्जाम्पल दे रही हूँ खाली मैं आपको, ऐसे मतलब बहुत सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी अपन को लिखनी भी आती है, हाँ, और समझ में भी जल्दी आ जाती है, तो सरसरी तौर पे पढ़ ली। अदर्स टू बी स्वेलोड। अब जैसे एसएसटी हो गई, या हिंदी में कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए हिंदी का कोई भी और सब्जेक्ट हो गया, या एसएसटी हो गई, या फिर ये मान लो आप और कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया जैसे कि सोशलॉजी वगैरह, ऐसे कुछ भी है, तो उसको आप जो ज़रूरी है उतना उतना आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपको गहन अध्ययन करना है, आगे लिटरेचर में ही आपको मास्टरी करनी है, एमफिल पीएचडी वगैरह, डीलिट वगैरह, आगे आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे चबा चबा के पचाना है, डाइजेस्ट करना है, ऐसे पढ़ेंगे। आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आईएएस आरएस, कुछ इस तरीके का कुछ आपको बनना है, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं किताबों को, जिन किताबों को आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना था, उन्हीं किताबों को आप कैसे पढ़ेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन। डिलिजेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में, डिवोशन के साथ में। ये क्लियर हो गया यहीं पे, ये जो ऊपर की जो लाइन थी उन्हीं को नीचे एक्सप्लेन किया है एक तरीके से, कि कुछ बुक्स जो है सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ी जाती है, इसको तो आप रट लो, मेरी अगर सलाह मानो तो इन लाइन्स को तो रट लो, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यहाँ तक भी अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप किसी भी आंसर के अंदर लिख के आ जाना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है ये? बस थोड़ा सा क्या है, जो आप लाइंस लिख रहे हैं उससे थोड़ा एक लाइन छोड़ के, इनको बीच में लिख के फिर एक लाइन छोड़ के फिर अपना कंटिन्यू कर देना, तो ये अलग से दिखेंगे टेक्स्ट की लाइन, तो ये आपके मार्क्स जो है एनहांस कराएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ दैम बाय अदर्स। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, ये हमें क्या सजेस्ट कर रही है, ये लाइन हमें सजेस्ट कर रही है कि कुछ बुक्स जो है उसकी हम सिर्फ समरी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं और उसी से हमें समझ में आ जाती है और वही चीज़ हम दूसरों को बता देते हैं, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन ऐसी बुक्स वो होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिनके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, वो बुक्स अच्छी क्वालिटी की बुक्स भी नहीं मानी जाती, जिनकी सिर्फ हम समरी पढ़ लें तो उनको लोअर क्वालिटी की बुक माना गया है। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। इनको इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, लैकिंग इन सब्सटेंस, इनके अंदर ज़्यादा सार नहीं होता। ये किताबें मीन किताबें बताई हैं इन्होंने, यानी ऐसी बुक्स हैं ये जिनके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इनका तो आप सरसरी तौर पे भी अगर अध्ययन कर लेंगे ना, मतलब एकदम सरसरी तौर पे भी देख लेंगे, इसका असेंस भी देख लेंगे ना, तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, रीडिंग जो होती है, तीन चीज़ें हैं, रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग, तीन चीज़ें हैं। इन
ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये एक तरह से कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एक इंसान का। रीडिंग, आपको पढ़ना आ गया। कॉन्फ्रेंस, आपको बातचीत करनी आ गई। राइटिंग, आपको लिखना आ गया। तो आप कंप्लीटली ये समझ लीजिए कि विकसित हो चुके हैं। आपका जो माइंड है ना, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। आप एक कंप्लीट इंसान हो चुके हैं। तो रीडिंग करने लगे हैं तो वो एक फुल मैन कहलाता है। ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है कि रीडिंग जो होती है ना, रीडिंग ये फुल मैन की तरफ इंडिकेट करती है। यानी ये इंसान जो है पढ़ता है, सही है। कॉन्फ्रेंस, अगर वो पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई यूज़ कर रहा है बातचीत में, तो वो रेडी मैन है। यानी वो क्या कर सकता है, वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बात कर सकता है। एंड राइटिंग, और अगर जो उसने पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ लिख सकता है, उस बेस पे, उस नॉलेज के बेस पे अगर कुछ लिख सकता है, तो वो इंसान बिल्कुल एग्जैक्ट मैन है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है कि रीडिंग, कन्वर्सेशन और राइटिंग जो है ये कंट्रीब्यूट करती है किसी इंसान के डेवलपमेंट में बहुत अलग अलग तरीके से। क्योंकि रीडिंग जो है ना, वो क्या है, वेल राउंडेड पर्सन कहलाता है जो रीडिंग करने लगता है। रीडिंग करते करते एक इंसान वेल राउंडेड हो जाता है। लेकिन कन्वर्सेशन भी अगर वो करने लगता है पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ लिया, बोलने का, बातचीत करने का तरीका उसको आ गया, तो वो इंसान क्या करेगा, क्विक रिस्पॉन्स करने लगेगा। क्योंकि उसने पढ़ा है, उसने समझा है बात को, तो वो कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो तुरंत से रिस्पॉन्स कर सकता है। और अगर वो लिख भी पा रहा है, इतनी नॉलेज उसने ले ली, तो फिर ऐसा इंसान क्या कहलाएगा, ऐसा इंसान बिल्कुल एक्यूरेट कहलाता है। वो किसी भी चीज़ को प्रिसाइज कर सकता है और एक्यूरेटली बता सकता है, एग्जैक्ट मैन बन जाता है वो। ये किस चीज़ से पॉसिबल है, स्टडी से। स्टडी बनाती है ये सब चीज़ें, है ना। स्टडी एक इंसान को फुल मैन बनाती है, उसे रेडी मैन बना देती है और एग्जैक्ट मैन भी बना देती है। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। आगे चलते हैं। एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई इंसान थोड़ा लिख पाता है, थोड़ा लिख पाता है, इफ ए मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, है ना। कि यानी ज़्यादा लिखना नहीं आता, जिसको बहुत कम लिख पाता है तो उसको ना अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि उसको लिखना कम आता है, वो लिख जब कम पाता है तो उसको अपनी मेमोरी को मेमोरी जो है उसको बढ़ाना पड़ता है। कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी होता है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। इफ़ ही कन्फर्ट लिटल, अगर कोई प्रोवाइड ही कम कर पाता है तो उसको क्या ज़रूरत होती है, विट की ज़रूरत होती है। यानी जो बोल ही कम पा रहा है उसको तो विट की ज़रूरत होती है, यानी उसको मजाक करना आना चाहिए, हाजिर जवाब देने आने चाहिए, तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। लेकिन अगर कोई पढ़ ही कम पा रहा है, यानी रीड ही कम कर पा रहा है, तो ऐसे इंसान को तो क्या है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, उसे धूर्त होना ज़रूरी है, टू सीम टू नो दैट ही डथ नोट, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसको पढ़ना नहीं आता। समझ रहे हैं आप। यानी एक इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो सोसाइटी में उसकी वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर कम लिख पाता है तो उसको अपनी मेमोरी बहुत शार्प रखनी पड़ती है, सब कुछ याद रखना पड़ता है। अगर वो बोल ही कम पाता है, यानी जो उसको बोलने का ही कम है, नॉलेज कम ही बोल पाता है, इतनी कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, तो भाई उसको ना कुछ हाजिर जवाब भी आनी चाहिए, थोड़े बहुत जो रटे रटाई चीज़ें जो है ना वो आनी चाहिए। लेकिन अगर पढ़ भी कम पाता है ना, तो फिर उसे कनिंग होना ज़रूरी है। देखिए कैसे है ये लाइन, क्या सजेस्ट करिए। देखिए, इफ़ ए पर्सन डज नॉट एंगेज इन रीडिंग, अगर पढ़ाई के अंदर ज़्यादा एंगेज नहीं है ना, कन्वर्सेशन और राइटिंग, अगर इन तीनों चीज़ों के अंदर कम है उनकी एंगेजमेंट, दे मस्ट कंपनसेट, उनको कंपनसेट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। कि जो कम लिखते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अगर जो कम बोल पाते हैं, कम बातचीत कर पाते हैं, उन्हें नेचुरली कैसा होना चाहिए, विटी होना चाहिए। और एक इंसान जो पढ़ ही कम पाता है उसको धूर्त होना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज को जो है वो बता सके। यानी किसी के सामने ये ना आ जाए कि भाई इसको तो आता ही नहीं है कुछ भी। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। अब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे, वो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो इंसान को क्या बनाता है। देखिए, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप बुद्धिमान बनेंगे, आपको नॉलेज होगी आपके पास्ट में क्या हुआ है। ऐसे लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वाइज बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। पोइट्स को जो पढ़ेंगे, पोइट्री को जो पढ़ेंगे, वो विटी होंगे। विटी कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो मजाक करना जानते हैं, मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, पोइट। एंड द मैथमेटिक्स सटल। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप सटल, माइन्यूट मतलब नॉलेज जो है वो आपको आ जाएगी। क्षणिक जो नॉलेज होती है, बिल्कुल एकदम गहराई की जो नॉलेज होती है वो आपको समझ में आ जाएगी। फिलॉसफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको गहराई समझ में आएगी, किसी भी बात की गहराई आप समझ पाएंगे अगर दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा है तो। मोरल, ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट। और अगर आपने नैतिक अध्ययन किया है तो आप लॉजिक समझ पाते हैं चीज़ का।
ठीक है, देखिए क्लियर करते हैं। दिस लाइन सजेस्ट दैट डिफरेंट सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू ए पर्सन डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज। हिस्ट्री मेक्स अ पर्सन वाइज, पोइट्री मेक्स अ पर्सन विटी, मैथमेटिक्स मेक्स अ पर्सन सटल, नेचुरल फिलोसफी मेक्स अ पर्सन डीप, मोरालिटी मेक्स अ पर्सन सीरियस एंड लॉजिक। समझ गए आप, आर्गुमेंटेटिव भी बनाती है। ये सब्जेक्ट हैं जो अलग अलग तरीके से जो है इंसान को ये नॉलेज देते हैं। देखिए आपके लिए ग्राफ तैयार किया है, वो देख लीजिए आप किस तरीके से क्या क्या जो है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है ना तो आप क्या हैं, बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। पोइट्री आप पढ़ते हैं, पोएम्स अगर आप पढ़ते हैं, आप विटी हो जाएंगे, यानी मजाक में भी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। मैथमेटिक्स की अगर आप स्टडी करते हैं तो आप सेटल हैं। फिलॉसफी आपको डीप बनाती है, और अगर मॉरलिटी की बात की जाए तो आप सीरियस, लॉजिकल, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। आर्गुमेंटेशन जो है वो आपको आ जाती है। आगे देखिए, बहुत अच्छी बातें बताइए, देख लीजिए, है ना, मतलब स्टडी से रिलेटेड जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। अब ये है एक लैटिन फ्रेज, लैटिन फ्रेज है यहाँ पे। ये देखिए, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो नहीं है जैसा अपन करते हैं इंग्लिश का। ये लैटिन फ्रेज है, एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ही पढ़ी जाती है। एबेंड स्टडिया इन मोर्स, इसका मतलब है स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। आपके जो तौर तरीके हैं, आपका जो बिहेवियर है वो बता देता है कि आपने स्टडी क्या किया है, यानी आपने जो पढ़ा है। अब छोटी सी बात जो है, अब देखो ये जो है एक लैटिन फ्रेज है, जो हमने जिक्र किया था शुरू में कि जो हमारे बेकन हैं वो एफोरिज्म को फॉलो करते हैं। ये एफोरिज्म ही है, छोटी सी इतनी सी फ्रेज के अंदर इतनी गहरी बात कह दी कि स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। पढ़ाई जो है वो आपके तौर तरीकों में दिखाई देती है। कितनी गहरी बात कह दी ना, देखो इतने से शब्द में, कि पढ़ाई जो है वो आपके तौर तरीकों में नजर आ जाती है। आगे देखिए, ने देयर इज नो स्टोन or impediment in the wit but may be wrought out by fit studies like as diseases of the body may have appropriate exercises। अब देखो यहाँ पे ना हेल्थ के साथ रिलेट कर लिया। कैसे? स्टडी जो होती है ना, ऐसे कहते हैं पढ़ाई जो है, वैसे तो कभी भी हमारे दिमाग के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ स्टोन से ही रिलेट है एक तरह से, ये वर्ड स्टोन जो है ऑब्स्टिकल, हिंडर्स जो होते हैं, इम्पेडिमेंट से रिलेटेड है, यानी रास्ते का पत्थर एक तरह से, इम्पेडिमेंट्स यानी रुकावट। कि वैसे तो बुद्धि अगर आपके पास है ना तो किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं आती, किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी आपकी जो स्टडी है वो, अगर आपको कोई बात समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी स्टडी उस प्रॉब्लम को हटा देगी, वो प्रॉब्लम खत्म कर देगी। अगर आप स्टडी कर लेंगे ना तो आपकी ये जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लो शरीर में कोई बीमारी हो गई तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो ये कह रहा है कि वैसे तो अगर आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर दिमाग है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी किसी बात को अगर समझने में दिक्कत आती है तो आप स्टडी कर लो, आप अध्ययन कर लो, उससे रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने देखा, आपको लगा यार ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आएगा। कई बार है ना, साइज देख के भी बच्चे जो है इस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये समझ में नहीं आएगा, ये तो बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर उसको स्टडी करने लगते हैं ना तो आपको समझ में आने लगता है वो। इसका मतलब क्या है, इम्पेडिमेंट्स जो होते हैं वो स्टडी से क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि डिजीज़ जो है वो एक्सरसाइज करने पर गायब हो जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, कौन कौन सी डिजीज़ की बात की है वो देख लीजिए एक बार। देखिए, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रिंस, शूटिंग फॉर द बॉलिंग, गेंदबाजी स्टोन यानी पत्थरी के लिए, और रिंस के लिए। रिंस का मतलब होता है किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, स्टोन यानी पत्थरी। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, लंग्स और ब्रेस्ट की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शूटिंग जो होती है, गन शूटिंग, तो उससे आपके लंग्स और ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। जेंटल वॉकिंग अगर आप करते हैं तो आपके स्टमक के लिए, आपके पेट के लिए अच्छा है। राइडिंग अगर आप करते हैं तो आपकी हेड के लिए अच्छी होती है, एंड द लाइक, और ऐसा कुछ का। ये बेकन के अकॉर्डिंग है, तो हमने आपके लिए ये क्लियर करने के लिए आगे देखिए रखा भी है। जैसे बॉलिंग है, बॉलिंग को इन्होंने बताया है कि अगर आप बॉलिंग करते हैं तो स्टोन और रिंस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यानी किडनी के इश्यूज आपको नहीं होंगे, पथरी नहीं होगी। शूटिंग अगर करते हैं तो आपको लंग्स की, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉकिंग है, राइडिंग है, तो अलग अलग इन्होंने बताई हैं एक्सरसाइजेज, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी बीमारी में ये हेल्पफुल रहती हैं। सो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो आगे ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान की बुद्धि इधर उधर भागती है, यानी कॉन्सेंट्रेट अगर कोई इंसान नहीं कर पाता है, तो आप उसे पढ़ने दीजिए मैथमेटिक्स।
क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने ध्यान हटाया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के लिए कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी अगर आपने सावधानी नहीं रखी, आपने रूल्स को अच्छे से इम्प्लाई नहीं किया, लागू नहीं किया, आपका आंसर गलत आएगा। रूल अच्छे से लगाइए, एक एक कैलकुलेशन को अच्छे से करिए, तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर बुद्धि इधर उधर भागती है, दौड़ती है, घूमती है, तो आप क्या पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। यानी अगर कहीं उसने थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी जरा सा भी अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो मैथमेटिक्स में यही होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। इफ His wit be not apt to distinguish or find differences, अगर किसी की बुद्धि काम नहीं करती है डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंसेस देखने में, ढूंढने में, यानी किसी चीज़ के अंदर भेद करने में या फिर डिफरेंस पता करने में, तो उसको आप स्टडी करने दीजिए स्कूलमैन की तरह। स्कूलमैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बाल की खाल निकाल लेते हैं, बाल के अंदर से भी खाल निकाल लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको साइमनी सेक्टर्स बोलते हैं, यानी स्प्लिटर ऑफ हेयर्स, बाल की खाल निकाल लेने वाले। स्कूल मैन की तरह उनको स्टडी करने दो। अगर कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है तो, अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है तो, भेद नहीं कर पाता है तो, है ना, तो उनको किसकी तरह, स्कूल मैन की तरह पढ़ने दो। नेक्स्ट है, इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर किसी मैटर के ऊपर कोई वाद विवाद नहीं कर सकता है, एंड कॉल अप वन थिंग टू प्रूव, किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता, इलस्ट्रेट नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उनको लॉयर्स के केसेस दे दो पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इलस्ट्रेट करना सीख जाएगा, किसी भी मैटर के ऊपर बहस करना सीख जाएगा, क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बहस करने में माहिर होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनको मैटर्स के ऊपर बहस करनी नहीं आती, लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, किसी चीज़ को प्रूव करना नहीं आता, तो लॉयर्स वाली स्टडी करवाओ ना, लॉयर्स के केसेस दे दो पढ़ने के लिए, सीख जाएगा, किसी भी चीज़ को प्रूव कर देगा, सही को गलत, गलत को सही प्रूव करना सीख जाएगा। ओके, चलिए आगे। और नेक्स्ट और लास्ट लाइन है ये आपके ऐसे की, बहुत ध्यान से देखना कि सो every defect of the mind may have a special receipt। तो ये लाइन कंक्लूडिंग लाइन है, ये कह रही है कि ये जो स्टडी है ना, ये क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे मन के हर एक दोष को, हर एक कमी को, हमारे माइंड के अंदर अगर कोई भी दोष है, कोई भी कमी है ना, उसको एक एप्रोप्रिएट स्टडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कोई भी एप्रोप्रिएट, अगर स्पेशल अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है, स्पेशल आपने कोई स्टडी की है, तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं रह सकती। किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि पहले से ही अपना माइंड मेकअप मत किया कीजिए कि ये टफ है, ये नहीं है, ये चीज़ नहीं सोचनी है आपको, सब ईजी है अगर आप ध्यान देंगे तो। यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहा करो, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका एसेज था। अब इस ऐसे के बारे में थोड़ा सा एक बार और नज़र डाल लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोबारा से। ऑथर हमारे जो है फ्रांसिस बेकन, वो एक इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, जूरिस्ट, ऑरेटर और ऑथर रहे हैं। ये फर्स्ट मेजर इंग्लिश एसेइस्ट जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी जाने जाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे जो ऐसे का है वो एफोरिज्म, जो आपको मैंने समझा ही दिया है, इसके ऊपर बेस्ड है। थीम जो है मेन इसका ऐसे का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और मैसेज क्या देता है, ये देता है कि जो स्टडी है ना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़रूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे ऐसे के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा आपको समझा दिया है। तो ये था हमारा वीडियो, लास्ट तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अपना ये जो फैमिली है थोड़ा सा बढ़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।